हेलो गाइस। चलो आज पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यार, अपने पास क्या है। पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन आई प्लस प्लस एंड प्लस प्लस आई। तो बेसिकली पहले ये समझ लेते हैं इस चीज को हम कहते क्या हैं, पहले या बाद वाले में। तो इन टर्म्स को कहते हैं एक प्रीफिक्स नोटेशन, जो होती है हमारी प्लस प्लस आई। इसको कहते हैं प्रीफिक्स नोटेशन, जहां पर ऑपरेटर पहले आता है और ऑपरेंड बाद में आता है इसके। ठीक है। दूसरी होती है हमारे पास पोस्टफिक्स नोटेशन, जिसमें हमारा ऑपरेंड पहले आएगा, ऑपरेंड यहाँ पर आए है, और उसके बाद ऑपरेटर, दैट इज प्लस प्लस। ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर हो क्या रहा है पहले उसको समझते हैं। इसके अंदर जैसे पहले बता रहा है कि पहले ऑपरेटर आ गया, ये कह रहा है प्लस प्लस। जो भी आई की वैल्यू होगी वो पहले इंक्रीमेंट हो जाएगी। जैसे वन आ रहा है यहाँ पर, सपोज करो वन आ रहा है, और जैसे ही ये प्लस प्लस देखता है, प्लस प्लस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी टू, और ये ऑपरेंड की वैल्यू बन जाएगी विच इज इक्वल्स टू आई। अब आई की वैल्यू पहले क्या थी, आई की वैल्यू थी इक्वल्स टू वन, जो एकदम से ऑपरेंड आने के बाद पहले इंक्रीमेंट हुई, फिर इसको असाइन होगी। ठीक है। इस केस में क्या होता है, सपोज करो आई की वैल्यू क्या है, वन है। ठीक है। ये यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेगा, पहले मेरे पास आई है, आई की वैल्यू अभी भी वन ही रहेगी। क्यों? क्योंकि कोई ऑपरेटर नहीं आया इस केस में, अभी आई है। इसके बाद ऑपरेटर आया अपने पास, ऑपरेटर क्या आया अपने पास, प्लस प्लस। तो प्लस प्लस के बाद एनकाउंटर हुई है, फिर अब वो इसकी होगी टू वैल्यू, और ये मिल जाएगी आई को। तो बेसिकली अगर तुम एग्जीक्यूशन देखोगे इनकी, दोनों की कंपेयर करोगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, आई की वैल्यू जो वन थी, ऑपरेटर आने से सबसे पहले क्या हुई, इंक्रीमेंट हो गई, और ये आई को असाइन हो गई। यानी कि पहले इंक्रीमेंट हुई, फिर आई को असाइन हुई। यहाँ पर क्या हुआ, पहले वैल्यू क्या थी, वन, जो कि असाइन क्या हुई, फिर से वन ही रही इसकी वैल्यू। लेकिन बाद में ऑपरेटर आया, तो बाद में इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। तो बेसिकली उसके बाद यानी कि वैल्यू यूज होने के बाद इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है। ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू थ्रू देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या चीज है ये, कि पहले वैल्यू यूज कैसे हो रही है, कैसे इंक्रीमेंट हो रही है। मैं लेता हूँ लेट आई, सेम एग्जांपल, लेट आई इक्वल्स टू वन। इसको कंसोल लॉग करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। मैं सबसे पहले लेता हूँ आई प्लस प्लस, देखते हैं ये क्या प्रिंट करता है। सेम वैल्यू। ठीक है। इस लाइन पे इसने क्या करा, अभी सेम वैल्यू है, लेकिन हमने क्या बोला कि यहाँ पर तो सेम ही रहेगी वैल्यू जो यहाँ पर थी। मैंने इसकी आई की वैल्यू कंसोल करा, यानी कि यूज करा मैंने आई की वैल्यू को, जो कि आ गई वन, जो मेरी ये वाली कंडीशन पर आ गया मेरा। बट मैंने इसके बाद क्या है, इसके बाद ऑपरेटर भी तो एनकाउंटर हुआ है ना, तो इसकी वैल्यू होगी होगी टू, और आई को असाइन होगी होगी। ये भी देख लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, सिंपल आई को प्रिंट कर लेता हूँ। देखते हैं यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू हो चुकी है टू, जो कि हमारा यहाँ पर है, ऑपरेंड आने के बाद उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई, और वो आई को इनिशियलाइज हो गई। सिनेरियो चेंज कर लेते हैं हम, अब देख लेते हैं प्रीफिक्स के लिए, कि प्रीफिक्स के लिए कैसा है ये। मैं करता हूँ प्लस प्लस आई, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ अभी। इसमें देखते हैं सबसे पहले प्लस प्लस, हमारे सिनेरियो के मुताबिक इसकी वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले इंक्रीमेंट होगी, फर्स्ट इट विल इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ अवर ऑपरेंड। उसके बाद हम इसको यूज कर रहे हैं। लेट मी क्लियर द कंसोल एंड ट्राई टू रन दिस, सी दिस। तो पहले क्या आ गया, पहले ही टू आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्रीमेंटेड वैल्यू मिली है हमें प्लस प्लस के केस में। अगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाता हूँ, कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली क्या है, इसके बाद कोई ऑपरेंड नहीं लगा हुआ, इसकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्रीमेंट हो चुकी है वैल्यू। ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक डिफरेंस बिटवीन पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स। तो काफी केयरफुल रहना है जब भी हम प्लस प्लस यूज करें। हमें अपना यूज केस पता होना चाहिए, किस यूज केस में हमें पहले इंक्रीमेंटेड वैल्यू चाहिए, या फिर बाद में हमें उसकी इंक्रीमेंटेड वैल्यू चाहिए। क्योंकि हम इस ऑपरेंड को यूज कर रहे हैं बेसिकली। अगर हम इस ऑपरेंड की हमें इंक्रीमेंटेड वैल्यू पहले यूज करने से पहले इसकी इंक्रीमेंटेड वैल्यू चाहिए, तब हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, अदरवाइज हम पोस्टफिक्स यूज करेंगे। सबसे ज्यादा यूज केस जो हमें पोस्टफिक्स का पता है वो है हमारा लूप के अंदर, जहां पर हम क्या करते हैं, पोस्टफिक्स नोटेशन यूज करते हैं हम। ठीक है। जिसमें ऑपरेंड हम बाद में इंक्रीमेंट करते रहते हैं, ताकि सीक्वेंस बना रहे, जीरो वन टू थ्री फोर से। ठीक है। सो बी केयरफुल विद दिस ऑपरेटर्स, काफी सिंपल है, स्ट्रेट गो है, बट
बी एश्योर कि कहाँ पर कौन सा ऑपरेटर यूज करना है। तो ये मेन डिफरेंस बिटवीन है आई प्लस प्लस, बाद में जिसे हम पोस्टफिक्स कहते हैं, या प्लस प्लस आई जिसे हम प्रीफिक्स कहते हैं ऑपरेटर के। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं यार अपने पास क्या है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज दिस ऑपरेटर। ठीक है, दिस ऑपरेटर को समझ लेते हैं होता क्या है अपने पास। दिस ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, बेसिकली जो हमारा एग्जीक्यूशन स्टैक का या फिर जो तुम्हारा विंडो का जो ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली, उसका जो पेरेंट, एक तरह से पेरेंट ऑब्जेक्ट जो होता है उसके फीचर्स को एक्सेस करना हो, तो हम क्या यूज करते हैं, दिस ऑपरेटर यूज करते हैं उसके लिए। इसका मतलब क्या है, मैं अभी ब्राउजर पर हूँ, ब्राउजर पर अगर मैं सिंपली इंस्पेक्ट करता हूँ ना, इसके कंसोल में जाता हूँ, थोड़ा सा इधर, हाँ, इसके कंसोल में जाकर अगर मैं लिखता हूँ ना सिंपली दिस, ये क्या करता है मेरा ब्राउजर का जो विंडो ऑब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट में, आपने देखा होगा जब भी कोई हम प्रोग्राम वगैरह लिखते हैं तो सबसे पहले उसका पेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास, विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि जो भी विंडो में हमारे पास चीजें होती है जब हम करते हैं ना, जो भी क्लियर इंटरवल सेट टाइम आउट, जो विंडो ऑब्जेक्ट है ये उसको एक्सेस करता है बेसिकली, पेरेंट को, अगर कोई भी इनिशियलाइज नहीं होता। ठीक है, तो दिस ऑपरेटर क्या कर रहा है, हमारा पेरेंट ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा है। दो तीन टर्म्स इसकी देख लेते हैं दिस ऑपरेटर की, कि इसके यूज क्या क्या होता है। एक होता है ऑब्जेक्ट कॉलिंग के लिए, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर मेथड को, आपस में उसके अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ और उसको कॉल कर रहा है, तो दिस ऑपरेटर क्या करेगा, दिस ऑपरेटर कैन एक्सेस इट्स वेरिएबल वैल्यूज। ठीक है, ये एक यूज केस आ गया। एरो केस में, एरो फंक्शंस में, जो अगर एरो फंक्शन में हम इसको लॉक करते हैं, एक चीज याद रखना, एरो फंक्शन यानी कि जो हम सिंपल एरो फंक्शन बनाते हैं नॉर्मल कॉल के लिए, ये इस केस में हम अगर सिंपल कंसोल लॉग दिस करते हैं तो ये अनडिफाइंड आता है। अनडिफाइंड क्यों होता है, अगर स्ट्रिक्ट मोड में हम कर रहे हैं इसको। ठीक है, अगर स्ट्रिक्ट मोड में इसको नहीं कर रहे हैं तो दोबारा से ये क्या दे देगा, रिटर्न कर देगा विंडो ऑब्जेक्ट, अनलाइस अदरवाइज दिस ऑपरेटर विल बी अनडिफाइंड। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि स्ट्रिक्ट मोड के अंदर, इनसाइड स्ट्रिक्ट मोड ऑफ जावास्क्रिप्ट, दिस ऑपरेटर विल बी अनडिफाइंड। इसको इलास्ट्रेट करेंगे हम एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, तो ये दो यूज केसेस आते हैं इसके, दिस ऑपरेटर के, कहां पर ये हो सकता है। दूसरा एक और केस है जहां पर तुम कॉल अप्लाई या बाइंड मेथड को, जब तुम भी कोई ऑब्जेक्ट को असाइन करते हो तो उसकी प्रॉपर्टीज को भी हम दिस ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इन डेफिनेशंस को एक बार एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। अभी मैं नोड के ब्राउजर में हूं, अगर मैं सिंपली लिखता हूं यहां पर कंसोल डॉट लॉग दिस, कुछ नहीं है मेरे पास, यहाँ पर सिर्फ दिस ऑपरेटर है। लेट मी ट्राई टू रन दिस, एक खाली ऑब्जेक्ट प्रिंट कर दिया मेरे को। ठीक है, क्योंकि अभी ब्राउजर में हूँ, लेकिन सेम चीज अगर हम जावा स्क्रिप्ट में इसको रन कर रहे होते तो ये क्या देता हमें, विंडो ऑब्जेक्ट देता। उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट मी ओपन वीएस कोड। एक छोटा सा प्रोग्राम वगैरह लिखा हुआ मैंने, इसके अंदर मैं एक स्क्रिप्ट टैग डाल देता हूँ, स्क्रिप्ट टैग जो एक्सेस करेगा मेरी इंडेक्स डॉट जेएस फाइल को। ठीक है, इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में भी कुछ नहीं है, ये हटा देता हूँ। यहाँ पर लगाता हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग दिस, इसको हाफ पे कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ मैं, वेयर इज बोर्ड इन्फिनिटी। ओके, लेट मी रन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अगर इसको इंस्पेक्ट करता हूँ मैं, इसके कंसोल पर जाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो फंक्शन इज बेसिकली दिस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मेरे पास क्या छपा है यहाँ पर, विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या छपा है, विंडो ऑब्जेक्ट, मैंने कंसोल करवाया था यहाँ पर।
ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम अपनी HTML स्क्रिप्ट को रन कर रहे हैं, क्योंकि ब्राउजर में इसका पेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होगा, विंडो। ठीक है। नोड में क्या होगा, नोड में खाली ऑब्जेक्ट देता है, क्योंकि उस टाइम पर वो क्या होता है, क्लाइंट साइड हम चला रहे होते हैं उसको, नोड को। लेकिन यहाँ पर सिंपली क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, HTML के अंदर से, यानी कि मेरे ब्राउजर वाले HTML के अंदर से मैं इस दिस ऑपरेटर को, यानी कि जावा स्क्रिप्ट के थ्रू, स्क्रिप्ट टैग के थ्रू इसको कंसोल करवाया, तो ये मेरे को दे रहा है विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है। लेट मी डू दिस। ठीक है। अब एक और चीज इसकी इलस्ट्रेट करके देख लेते हैं, जो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कह रहे हैं। एक सैंपल ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ओबीजे इक्वल्स टू, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज डाल लेते हैं। और ऐसे ए, जिसकी वैल्यू ले लेते हैं 10, और मे बी सम मीनिंगफुल से, फर्स्ट नेम नीरज, अपना ही नाम, लास्ट नेम जहान, और इसके अंदर एक ले लेता हूं मैं फंक्शन, जो कि होगा मेरा नेम। लेट्स से दिस इज अ फंक्शन, आई विल क्रिएट दैट फंक्शन, जो रिटर्न करेगा मेरा फुल नेम। यहाँ पर लिख देता हूँ, फुल नेम इज दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस दिस डॉट लास्ट नेम, प्लस लगा देते हैं। ठीक है। इवन बिफोर इलस्ट्रेटिंग दिस कि ये ऐसा कुछ मेरे को एग्जीक्यूशन करके देगा या नहीं देगा, थोड़ा सा देखते हैं पहले एक बारी, कि अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग एक लगा लेता हूं मैं, दिस को बिफोर रिटर्निंग इस लाइन को कमेंट आउट करता हूं कि हमारे पास दिस ऑपरेटर में आएगा क्या। ठीक है। इसको करते हैं कॉल, बेसिकली मैं फंक्शन कॉल करूंगा यहाँ पर, ओबीजे डॉट नेम, नॉर्मल फंक्शन कॉल है अपने पास। ठीक है। कुछ नहीं है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल फंक्शन कॉल करी है मैंने। अगर हम डेफिनेशन पे जाएं, जो हमने डेफिनेशन यहाँ पढ़ी है कि ऑब्जेक्ट कॉल, जो भी इसका ऑब्जेक्ट इस वक्त क्या है, इसका पेरेंट क्या हो गया, दिस ऑपरेटर का। मैंने बोला जो भी ऑब्जेक्ट कॉल इस फंक्शन को करेगा, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट कॉल करेगा, उसके वेरिएबल को ये एक्सेस कर सकता है। ऑपरेटर कैन एक्सेस इट्स वेरिएबल वैल्यूज, ऑब्वियसली वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहा था, उसकी वैल्यूज को भी एक्सेस करेगा। इस वक्त क्या है, पेरेंट ओबीजे, दिस कहां पर लिखा हुआ है, इस फंक्शन के अंदर, तो इसका दिस का पेरेंट कौन सा होगा, ये ओबीजे। इस ओबीजे के अंदर बेसिकली जो भी है वो दिस एक्सेस कर सकता है। ठीक है। यहाँ सेव करा, एक मिनट क्लियर कर लेता हूँ कंसोल। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर देखो दिस के अंदर क्या क्या प्रिंट हुई है प्रॉपर्टीज, ये वाला दिस है बेसिकली। इसके अंदर मेरे पास एक्सेस क्या हो गया, फर्स्ट नेम भी हो गया, लास्ट नेम भी होगा, और इवन ये फंक्शन भी एक्सेस कर सकता है जिस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है बेसिकली है। ठीक है। तो ये सारी चीजें एक्सेस कर पा रहा है, बस सिर्फ क्या करा है मैंने, एक फंक्शन कॉल करी है किसकी, इस ऑब्जेक्ट की। बेसिकली इसकी फंक्शनैलिटी कहाँ चलेगी, सारी की सारी इसके अंदर। तो अगर मैं रिटर्न करता हूं यहाँ पर, रिटर्न फंक्शन कॉल एक उसमें करवा लेते हैं इसको, कंसोल डॉट लॉग, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ये कमेंट आउट नहीं, लेट्स सी। अगर रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास फुल नेम इज नीरज चौहान, जो मैंने यहाँ पर करा था प्रिंट। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, एक दिस की फंक्शनैलिटी। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, समझते हैं इसको, इसका पेरेंट चेंज करने की ट्राई करते हैं कि उस केस में क्या करेगा ये। यहां पर लेता हूं मैं लेट, एक और ले लेता हूं जिसका नाम रख देता हूं ऑब्जेक्ट टू। इस ऑब्जेक्ट टू के अंदर सिंपली क्या असाइन कर लेता हूं मैं, ओबीजे। इसकी कॉपी बन गई है बेसिकली इसके अंदर, बट मेरे ऑब्जेक्ट टू के अंदर, या फिर इसको मैं खाली ऑब्जेक्ट लेते हैं अभी, बेसिकली सिंपल खाली ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, ओबीजे टू में डॉट, इसकी खुद का नेम डालता हूं मैं, जिसे मैं कहता हूँ फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू ओबीजे का डॉट नेम।
बेसिकली फंक्शन असाइन कर दिया मैंने इसको, इसका obj2 में अभी कुछ नहीं था, ठीक है। अगर मैं अब इसको प्रिंट करता हूं या फिर इसको कॉल करता हूं किसको, फर्स्ट नेम को, यूजिंग दिस फंक्शन, तब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। मैं कहता हूं obj2 डॉट फर्स्ट नेम, लेट मी कॉल दिस पर्टिकुलर थिंग, और इसके अंदर एक ले लेता हूं मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू जो मेरे से कुणाल, एंड लास्ट नेम विल बी शर्मा, ठीक है। इसका नाम चेंज कर लेता हूँ एक्चुअली, क्योंकि ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टीज जो हैं, दो कीज जो हैं, वो सेम नाम से नहीं होती। तो फर्स्ट नेम की जगह आई से फुल नेम, एंड अगेन फुल नेम, ठीक है। बेसिकली मैंने क्या करा था, इसकी कॉपीज को बनाया था, लेकिन अब इस टाइम पर इसका पेरेंट क्या है हमारे पास, ओबीजे, इस फुल नेम को जो कॉल कर रहा है। लेट मी ट्राई टू रिफ्रेश दिस, सॉरी, लेट मी कंसोल डॉट लॉग एंटायर फंक्शन हमारा, और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो मेरे पास क्या है, कुणाल शर्मा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हुआ हमारे पास, हमने क्या करा, अकॉर्डिंग टू हमारी कॉपी जो हमारी बनी थी, हमने ये पूरा फंक्शन उठा के इसको दे दिया था बेसिकली, ठीक है। लेकिन दिस ऑपरेटर दोबारा से आइटरेट करेंगे, हम फंक्शनैलिटी पे जाएंगे कि वो क्या कर रहा है, वो पेरेंट प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहा है। इस केस में इसका पेरेंट ये है, और इस पेरेंट की प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट नेम मेरा ये है, लास्ट नेम मेरा ये है, ठीक है। और इसके अंदर पर्टिकुलरली क्या था, फर्स्ट नेम ये था, लास्ट नेम ये था मेरा, ठीक है। लेकिन मैंने obj2 से कॉल करा, तो मेरा obj2 ने क्या प्रिंट करा, कुणाल शर्मा, जो कि ये प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो ये है नॉर्मल पेरेंट वाली प्रॉपर्टीज जो भी हमने दिस की डिस्कस करी है। क्लियर, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ सो दैट यू कैन रीड आउट थोरली कि नेक्स्ट एग्जांपल भी हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं एक फंक्शन के अंदर, एक फंक्शन के अंदर मेरा स्ट्रिक्ट मोड नहीं है अभी, ऊपर यहाँ पर स्ट्रिक्ट मोड नहीं है ठीक है, ठीक है। मेरा यहाँ पर ना स्ट्रिक्ट मोड नहीं है अभी, सिंपली अभी रन करके देखते हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को कि इसके अंदर अब अगर मैं कंसोल करता हूँ, लेट मी लॉग आउट दिस, और इसको कॉल कर लेते हैं नेम फंक्शन को। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो ये क्या कर रहा है, मेरा विंडो प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहा है। लेट मी ऐड अ स्ट्रिक्ट मोड टू इट फंक्शनैलिटी, रिफ्रेश करूंगा, ये हो जाएगा अनडिफाइंड मेरा। क्यों, स्ट्रिक्ट मोड के अंदर क्या करेगा ये हम इसको बताते हैं कि नहीं, यू कांट एक्सेस माय विंडो, पर्टिकुलरली विंडो मोड वाले को, या फिर मेरा विंडो को ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं करोगे, तुम सिर्फ इस पर्टिकुलर फंक्शंस की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है, ठीक है। तो हमने देख लिया अभी कि स्ट्रिक्ट मोड के अंदर हमारा जो दिस ऑपरेटर है वो अनडिफाइंड होता है। नाउ अब हमने एक प्रॉपर्टीज देखी थी कि हम एरो फंक्शन के अंदर भी ये अनडिफाइंड रहता है। थोड़ी फंक्शनैलिटी चेंज करते हैं, हमने बोला पेरेंट अगर इसको एक्सेस कर सकता है, एक वेरिएबल लेते हैं, लेट्स से सिंपल फंक्शन बेसिकली, ठीक है, डोंट नेम इट, एंड लेट मी ट्राई टू कंसोल log say this number 200 माइनस माय नम वैल्यू। बेसिकली यहाँ पर भी एक log लगा लेता हूँ सो दैट यू गाइज नो कि डिफरेंस क्या रहेगा इसका, ठीक है। मैं करता हूँ सिंपल फंक्शन को कॉल करता हूँ और इसके अंदर 100 पास कर देता हूँ। तो अगर हम अपने कॉन्सेप्ट्स के थ्रू जाएं, अभी जो जो हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़े थे, ये वाला जो होगा हमारा, क्योंकि स्ट्रिक्ट मोड में नहीं है हम, तो ये वाला फंक्शन हमारा क्या करेगा, विंडो को एक्सेस कर सकेगा। दूसरी चीज, ये वाला जो मेथड हमने लिखा है, इस मेथड के थ्रू दिस ऑपरेटर में क्या आएगा, लेट्स फाइंड आउट। रिफ्रेश करता हूँ,
यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दिस मेथड में क्या हुआ हमारा, यहाँ पर कंसोल लॉग करा हमने, जो भी हमने कॉल करा था रिजल्ट बेसिकली, और दूसरे टाइम पर हमारे पास क्या आया, ये भी विंडो ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है फंक्शन के अंदर, जो हमारा नॉर्मल फंक्शन है। सेकंड थिंग हमने बोला एरो फंक्शन में, लेट मी कॉपी दिस। हमने बोला एरो फंक्शन में ये पर्टिकुलरली दिस ऑपरेटर क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि ऐसा है भी या नहीं। इसको चेंज कर देता हूँ एरो फंक्शन में। सो बेसिकली आई वांट टू फिगर इट आउट कि हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, सेम चीज रखेंगे हम। यहाँ पर सिंपली एरो फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, एरो। सो just guess what will be the output of this particular function according to our definition. Let's try to find out. Okay, let's try to run this program और see कि आउटपुट क्या आएगा। ओके, सारी जगह विंडोज प्रिंट हो रहा है। आई गेस वी हैव डन सम मिस्टेक। ओके सॉरी, ऊपर से मेरा स्ट्रिक्ट मोड हट गया था। यप, नाउ लेट मी ट्राई टू रन दिस एंड सी द डिफरेंस। ओके बूम। सो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुई फंक्शनैलिटी जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि अनलेस अदरवाइज हम स्ट्रिक्ट मोड में ना हो तो हमारे फंक्शन जो होते हैं, चाहे एरो फंक्शन हो चाहे सिंपल फंक्शन हो, वो क्या एक्सेस कर सकते हैं, हमारा विंडो, बेसिकली विंडो ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं हमारे। लेकिन यूजिंग द स्ट्रिक्ट मोड, यूजिंग स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है, हमारे ये वाले फंक्शंस जो होते हैं इनमें दिस कीवर्ड क्या आता है, अनडिफाइंड आता है। लेकिन इस पर्टिकुलर फंक्शन में ये विंडो क्यों एक्सेस कर पा रहा है, क्योंकि इसकी कोई लेक्सिकल स्कोपिंग नहीं होती। लेक्सिकल स्कोपिंग मतलब कि ये फंक्शन का स्कोप सिर्फ इतना ही है, इसके बाहर का नहीं देखता स्ट्रिक्ट मोड। लेकिन यहाँ पर लेक्सिकल स्कोपिंग में क्या है, हमारा एग्जीक्यूशन स्टैक का अगर थोड़ी डेफिनेशन याद करें कि वो क्या करता है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में ये पर्टिकुलर वैल्यू डाल देता है। इसलिए ये दिस ऑपरेटर क्या कर रहा है, हमारे विंडो ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है, सो बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस ऑपरेटर विद एरो फंक्शन एंड कीप दिस इन माइंड ओनली इन स्ट्रिक्ट मोड। जैसे मेरे से गलती हुई है, अभी मैंने इसको हटाया नहीं क्योंकि यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना कि स्ट्रिक्ट मोड के अंदर इसकी फंक्शनैलिटी कैसे चेंज होती है, एक नॉर्मल फंक्शन में और एक एरो फंक्शन में। तो ये मेन फीचर भी हमारे बहुत आते हैं, ES5 और ES6। ये बेसिकली हमारा ES5 वाला फंक्शन है और ये ES6 वाला, जिसमें हम लेक्सिकल स्कोपिंग में हम बताते हैं चीज। ठीक है, तो ये था हमारा दिस ऑपरेटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्या है, व्हाट इज क्लोजर्स। हम काफी स्टूडेंट्स इसमें कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं इस टॉपिक को कि क्लोजर्स एक्चुअली होते क्या हैं, क्योंकि क्लोजर्स के साथ होस्टिंग आता है हमारे पास, ये कॉन्सेप्ट वगैरह काफी चलता रहता है। क्लोजर को समझने के लिए हमें एग्जीक्यूशन स्टैक को समझना पड़ेगा कि जो हमारे पास एग्जीक्यूशन स्टैक होता है वो कैसे वर्क करता है बेसिकली। क्लोजर्स बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो एग्जीक्यूशन स्टैक क्या होता है, हमारा हमारा ये प्रोग्राम जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं बेसिकली, यहाँ पर जो भी हम फंक्शनैलिटी लिखेंगे, ठीक है, ये वाला वेरिएबल कुछ भी जो भी हम इसमें ऐसे डिफाइन कर देते हैं बेसिकली, जैसे टू है, तो इसको पर्टिकुलरली हम क्या कहते हैं, ये वेरिएबल कहाँ पर है हमारे पास, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, ये हमारे कोड स्टैक में जाएगा एज अ ग्लोबल वेरिएबल कि जो भी इसके नीचे फंक्शंस लिखे होंगे उन सब के अंदर हम एक ही वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक और आता है हमारे पास जिसको कहते हैं हम ये वाला, यहां पर अगर मैं लिख लेता हूँ लेट बी, तो इस पर्टिकुलर का स्कोप क्या है हमारे पास, इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर अंदर। तो एग्जीक्यूशन स्टैक में इस फंक्शन को जब एग्जीक्यूट कर देंगे, तो जब इस एग्जीक्यूशन के बाद इसकी डेफिनेशन कॉल स्टैक के बाहर आ जाएगी, तो इसके अंदर की जो भी फंक्शनैलिटी होगी वो हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बेसिकली नॉट फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी तो ऑब्वियसली इस फंक्शन के जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा, जो एग्जीक्यूट कर देगा, वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, बट उस एग्जीक्यूशन के बाद हम इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दो हमारे पास एग्जीक्यूशन स्टैक होते हैं, एक ग्लोबल और एक लोकल। लोकल बेसिकली क्या होता है, हमारे पास मेथड या ब्लॉक के अंदर। ठीक है,
इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं और हम समझते हैं कि क्लोजर्स होते क्या है। इस चीज को हटा देते हैं हम यहाँ पर। चलो एक एग्जांपल के तौर पे ये लिख लेता हूँ, लेट एफ। बेसिकली छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। लेट काउंट, जो भी हम इसमें काउंट रखेंगे, ठीक है, काउंट की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर 0। इस फंक्शन में से मैं रिटर्न करता हूँ एक और फंक्शन बेसिकली, जो कुछ नहीं कर रहा है अभी, बस सिंपल वैल्यू रिटर्न करेगा। और इसको क्या कर देते हैं, कंसोल लॉग, इसमें वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर, जो भी हमारे पास काउंट की वैल्यू होगी, काउंट, ठीक है। और इस वैल्यू को हम कर देते हैं प्लस प्लस, सिंपल। अब इस फंक्शन को करता हूँ कॉल और इसको असाइन कर देता हूँ किसी वेरिएबल में। लेट से लेट मी टाइप काउंटर फॉर इट, ठीक है। नेम वन, सो दैट ये थोड़ा डेप्रिकेटेड हो चुका है नेम वीएस कोड में, इसलिए हाइफन उसके ऊपर स्ट्राइक आउट दिखाता है वो, ठीक है। तो बेसिकली अभी इतना समझते हैं इस फंक्शन को कि क्लोजर्स क्लोजर्स पे नहीं जाते, अभी अभी कुछ क्लोजर का काम नहीं हुआ, सिर्फ इतना समझते हैं कि हमारा कॉल स्टैक में बेसिकली चल क्या रहा है सिस्टम, ठीक है। हमारे कॉल स्टैक के अंदर दो वैल्यूज आई हैं इस वक्त। पहली आई है एक ग्लोबल, ग्लोबल जिसको बोलते हैं हम ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, इसी शॉर्ट फॉर्म दे देता हूँ। इसके अंदर अभी क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, इस पर्टिकुलर के अंदर हमारे पास दो चीजें हैं। एक हमारे पास एफ है जो ग्लोबली है, दूसरा हमारे पास नेम वन है, एक फंक्शन जो ओब्वियसली हमारे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में है। और तीसरा है हमारे पास काउंटर। काउंटर क्या है, बेसिकली एक वेरिएबल है जिसके अंदर अभी क्या ये वैल्यू रिटर्न हो गए, जो भी ये फंक्शन है बेसिकली, ये फंक्शन रिटर्न होके इसके अंदर आ गया। तो ये भी हमारे पास कहाँ पर है, ग्लोबल स्टैक में, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में ये वैल्यूज पड़ी हैं। अब ये कॉल स्टैक में हमारी पुट हो चुकी है। जैसे हमने ये वाली लाइन यहाँ पर कॉल करी, तो हमारे एग्जीक्यूशन स्टैक में एक वैल्यू पुश होगी। हमारे कॉल स्टैक के अंदर हमारे कॉल स्टैक के अंदर एक वैल्यू यहाँ पर पुश होगी, जो कि होगा हमारा नेम वन फंक्शन पूरा का पूरा, विदाउट पैरामीटर जो भी है यहाँ पर इसके अंदर वैल्यूज, ये एग्जीक्यूट होगी। आफ्टर दिस लाइन एग्जीक्यूटेड ये फंक्शन पॉप आउट हो जाएगा और इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो खत्म हो जाएगा कॉल स्टैक के लिए बेसिकली, ठीक है। इतने से में तो हमारे पास क्या हुआ, जो भी इसकी वैल्यू वगैरह जो भी यहाँ पर था, इसने अपना एग्जीक्यूशन पार्ट कर दिया है पूरा, फाइन। अगर इसको मैं लिखे रहने देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। हम कहते हैं जब एग्जीक्यूशन खत्म हो गई है, तो ऑब्वियसली इस फंक्शन की तो एग्जीक्यूशन खत्म हो गई, बट अभी हमारे पास क्या है, ये बचा हुआ है अभी हमारे पास, ये जो रिटर्न होकर आई है वैल्यू, इस पर्टिकुलर फंक्शन में ये वेरिएबल था, राइट। ये वेरिएबल था जो कि इस फंक्शन के अंदर था। अगर एग्जीक्यूशन खत्म हो चुके हैं, ये वेरिएबल तो इस फंक्शन का है ना, तो क्या ये वर्क करेगा, क्या ये काउंटर वगैरह करेगा? लेट्स फाइंड आउट, लेट मी क्लियर दैट। यहां पर करता हूं मैं काउंटर को 3 बार कॉल, say 1 time, 2 time and 3 time. Now if I try to run this, ये वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है बेसिकली हमारे पास, ये एक्सेस कर पा रहा है। अब चलते हैं क्लोजर्स की तरफ। एग्जैक्टली क्लोजर्स ने करा क्या है यहाँ पर, बेसिकली क्लोजर्स क्या कहता है कि जब भी हमारा कोई भी फंक्शन होता है, इंटरनली कोई भी फंक्शन होता है जो इसका पेरेंट फंक्शन होता है, बेसिकली स्कोप चेन जिसको हम बोलते हैं, स्कोप चेन क्या करती है हमारे पास कॉल स्टैक के अंदर, ये फंक्शन हमेशा जो भी अपर फंक्शन होगा इसके अंदर का, उसकी वैल्यूज को ये एक्सेस कर सकता है। हमने दिस कीवर्ड में देखा था, उसका पेरेंट फंक्शन बेसिकली हम उसकी वैल्यूज को एक्सेस कर पा रहे थे उसके एग्जीक्यूशन के बाद भी। इवन जैसे विंडो प्रिंट हो रहा था या फिर हम ओबीजे को कॉल कर रहे थे, जबकि ओबीजे हमने सिर्फ पेरेंट को कॉल करा था, बट वो बाकी चीजों भी कॉल कर रहा था। मैं रिलेट नहीं कर रहा हूँ, वो अलग कॉन्सेप्ट है, बट क्लोजर्स में क्या है,
जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, इसका कॉन्टेक्स्ट खत्म हो गया था, बट स्टिल यहाँ पर जो ये काउंट की वैल्यू है ये इसको एक्सेस अभी भी कर पा रहा है और इसकी वैल्यू को रिटेन कर पा रहा है। तो बेसिकली जैसे ही तुमने यहाँ पर ये चीज कॉल करी, सिर्फ फंक्शन नहीं रिटर्न हुआ, इसके साथ क्या हुआ, ये पर्टिकुलर वेरिएबल जिसकी वैल्यू थी 0, जो कि अब इस फंक्शन में चली गई है। तो पीछे ही पीछे इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी क्या हो गया कि काउंटर को एक वैल्यू मिल चुकी है 0, जो कि अब रिटेन है इस पर्टिकुलर फंक्शन में। तो इस चीज को कहते हैं हम क्लोजर्स, कि कैसे वैल्यू रिटेन हो रही है। पॉइंट ये नहीं है कि उस फंक्शन को एक्सेस कैसे कर पा रही, पॉइंट ये है कि हम इसके बैकएंड का प्रोसेस समझ पा रहे हैं कि कॉल स्टैक में कैसे वैल्यू पुट हुई है, कैसे गई है। सो इसलिए मेन पार्ट ये है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन को ये पर्टिकुलर चीज एक्सेस कर पाएगी, क्योंकि ये इसका पेरेंट फंक्शन है इवन आफ्टर इट एग्जीक्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू इसकी सिर्फ फंक्शन नहीं, इसके साथ इसके वेरिएबल्स भी रिटर्न हुए। फाइन, एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं क्लोजर्स का, इसको लिखे रहने देते हैं। बहुत बेसिक एग्जांपल है। इसको 5 बार चलाते हैं। इसके अंदर मैं एक असिंक्रोनस फंक्शन लेता हूं जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट ऑफर करता है, विच इज सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट कुछ नहीं है, सेट टाइम आउट बस एक वैल्यू बताता है बेसिकली कि इतने टाइम के बाद इस पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट करना है। मैं कहता हूँ 1000, 1000 इज बेसिकली 1 सेकेंड। ठीक है, यहां पर करता हूं मैं कंसोल लॉग इंडेक्स। ठीक है, ठीक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये एक फॉर लूप के अंदर है ये पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, लेट से हम क्या करते हैं, क्योंकि कुछ डिफाइंड स्कोप होता है इसका, यहाँ पर जो भी वैल्यू इसके अंदर होती है, ठीक है, उसको एक्सेस कर पाएगा ये लेट, सिर्फ इसके अंदर का स्कोप बेसिकली। और इसको हमने प्रिंट करवाया जो भी 1 सेकंड के बाद होती है। सेट टाइम आउट क्या करता है, दोबारा से कॉल स्टैक पे चलते हैं। सेट टाइम आउट क्या करता है, एक असिंक्रोनस मेथड है जो कि 1 सेकंड के बाद जाता है, जो हमारे कॉल बैक क्यू में चला जाता है। ठीक है, इवेंट लूप उसको, उसके जब एग्जीक्यूशन टाइम उसका ओवर हो जाता है, वो उसको कॉल स्टैक में भेज देती है। क्यों? क्योंकि ये कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करता है बेसिकली। ठीक है, तो ये इसका एक प्रोसेस है। लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस और देखते हैं प्रिंट क्या करता है वैल्यूज। सॉरी, या 0 1 2 3 4 नॉर्मल जो हमारी ऑब्वियसली चलिए, मैंने लेस देन 5 तक लिखा है। लेकिन अगर मैं इसका स्कोप वेर कर देता हूँ, एक ग्लोबल स्कोप कर देता हूँ, ये कहाँ चला गया, ग्लोबल एग्जीक्यूशन स्टैक, क्योंकि इसका स्कोप क्या कर दिया मैंने, ग्लोबल कर दिया। अगर अब इसको परफॉर्म करता हूँ तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। बूम, 5 टाइम यहाँ पर प्रिंट हुआ है, इंडेक्स यहाँ पर 5 टाइम्स आया है। थोड़ा पता नहीं चलेगा बट ये 5 टाइम 5 प्रिंट हुआ है यहाँ पर अब इस टाइम पर। ये कैसे हुआ है ये देखते हैं, 1 मिनट, यहाँ पर मैं शायद कंसोल लगाने का ट्राई करता हूँ, देखते हैं कि ये प्रिंट करेगा 5 टाइम्स। दैट इज इंडेक्स। नाउ इफ आई ट्राई टू रिफ्रेश दिस, ओके नहीं करा। um इस सेम लॉजिक को उठा के आई विल ट्राई टू पुट इट ऑन ऑनलाइन ब्राउजर। इफ आई रन दिस, ठीक है, इसने करा है 5 टाइम 5 को प्रिंट। ठीक, इसको समझते हैं अब एक्चुअल में हुआ क्या है। वेर क्या करता है हमारे पास, ऑब्वियसली ग्लोबल उसमें जा रहा है, हमारे पास ग्लोबल एग्जीक्यूशन स्टैक में जा रहा है, तो वो क्या करेगा, सबसे मॉडिफाइड वैल्यू, सबसे मॉडिफाइड वैल्यू क्या है, फॉर लूप 2 सेकंड्स में खत्म हो जाती है, इसकी मॉडिफाइड वैल्यू क्या आएगी हमारे पास लास्ट में 5। जब ये बाहर आएगा कंडीशन फेल करेगा, और वो पर्टिकुलरली मॉडिफाइड वैल्यू इसके अंदर आएगी और उसको एक्सेस करेगा। ठीक है, सो दीज आर कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजर्स, जिसमें तुम होस्टिंग का पार्ट थोड़ा इन्वॉल्व कर देते, बट वो टॉपिक अलग है, ये टॉपिक अलग है, होस्ट कहाँ कर रहे हैं वो चीजें, ग्लोबल एग्जीक्यूशन स्टैक को समझना और उसको कॉल स्टैक में अंदर कैसे एग्जीक्यूशन हो रही, कैसे क्लोजर्स मैट कर रहे हैं आपस में, वो चीज अलग है। तो ये पार्ट है हमारा व्हाट इज क्लोजर्स बेसिकली एंड हाउ क्लोजर्स वर्क। सो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, व्हाट इज जेसन, what do the definition, what do the function json parse and json stringify do। ठीक है, जेसन की डेफिनेशन
सिंपल है। जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली, जो भी हमारे पास की वैल्यू पेयर होता है उसको हम जेसन बोलते हैं सिंपली। और जेसन की डेफिनेशन के लिए हम थोड़ा सा डॉक्यूमेंट पे चल लेते हैं। जेसन की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ऑब्जेक्ट इज बेसिकली जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी हमारा की वैल्यू पेयर होता है बेसिकली, ठीक है, उसको बोलते हैं हम जेसन ऑब्जेक्ट। ये हमें दो फंक्शन देता है। एक देता है हमारे पास जेसन पार्स और जेसन स्ट्रिंगिफाई। पहले देख लेते हैं जेसन पार्स को कि होता क्या है वो। यहाँ पर लेता हूं मैं लेट एक से जेसन नाम का वेरिएबल, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट डालता हूं मैं बेसिकली। इसको ले लेता हूँ स्ट्रिंग के अंदर, रिजल्ट वैल्यू दे देता हूं मैं इसको, अगेन स्ट्रिंग की वैल्यू पास, एंड लेट्स से स्ट्रिंग वैल्यू काउंट, एंड दैट इज 50। ठीक है, लेट ओबीजे इक्वल्स टू, तो जेसन क्या है हमारे पास? एक क्लास है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास मेथड है। मेथड किस टाइप के हैं? पार्स और एक स्ट्रिंगिफाई। पार्स मतलब ऑब्वियसली वी आर पार्सिंग सम वैल्यू। और अगर हम अपने कॉन्सेप्ट से जाएं, एक क्लास का नाम क्या होता है हमारे पास? कैपिटल लेटर में। तो जो हमारे पास जेसन का जो भी नाम है हमारे पास, वो पूरा टोटल लिखते हैं हम कैपिटल में, ठीक है, क्योंकि ये क्लास है और जेसन क्लास है तो इसकी फंक्शनैलिटी इनसाइड द कैपिटल लेटर है। यहाँ पर इसके अंदर दो मेथड है। सबसे पहला मेथड हम देख रहे हैं पार्स, तो इसके अंदर पार्स करेंगे हम ये वाला ऑब्जेक्ट, इसको पार्स करता हूँ ऑब्जेक्ट को, और यहाँ कंसोल लॉग करके देखते हैं। लेट आई लॉग इट ओबीजे, राइट। अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, सॉरी, अनएक्सपेक्टेड, I guess I have done one mistake. I guess I have done one mistake. Oh, sorry. The object itself not inside the string. ठीक है. Obviously, it is parsing something. तो हम इसको string के अंदर रखेंगे. Let me put in single string. ठीक है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो बेसिकली हमारा स्ट्रिंग टाइप में आ रहा है और हम चाहते हैं उसकी ऑब्जेक्ट वैल्यू, उस चीज को पर्टिकुलरली पार्स करवाना, तो वो किससे होता है? हमारा जेसन पार्स से। लेट मी ट्राई टू डू दिस नाउ। नाउ वी गेट एन एक्चुअल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ आवर स्ट्रिंग बेसिकली, ठीक है। तो ये काफी हमने पोस्टमैन में भी देखा होगा, हम एक ऑब्जेक्ट बनाकर भेजते हैं जो कि इनबिल्ट हमारे पास पार्सिंग करना पड़ता है हमें कभी कभी। वो स्ट्रिंगिफाई ऑब्जेक्ट आता है हमारे पास, ये स्ट्रिंग में आया हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर अगर हमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू चाहिए होती है तो हम उसको जेसन पार्स करते हैं। लेट्स सी कि अगर बिना पार्स करे क्या मैं इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप है। अगर मैं कंसोल लॉग करता हूँ, लेट मी ट्राई टू लॉग इट, और इसका टाइप ऑफ अगर चेक करें हम, टाइप ऑफ जेसन, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊं रिफ्रेश करके, इट इज स्ट्रिंग, बट आफ्टर पार्सिंग इसका टाइप ऑफ अगर हम चेक करें, टाइप ऑफ, और रिफ्रेश करें, तो ये दिखाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट को निकालना इज कॉल्ड जेसन पार्सिंग। इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट है हमारे पास जेसन स्ट्रिंगिफाई, कि कोई भी रिस्पॉन्स को हमें ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंगिफाई करके भेजना। उसको भी देखते हैं वो कैसे करते हैं। लेट स्ट्रिंग जेसन एक ले लेता हूं, और इसी सेम को मैं क्या कर देता हूं? स्ट्रिंगिफाई कर देता हूं ओबीजे को, ओबीजे, एंड आई प्रिंट दैट ओबीजे। लेट मी रिफ्रेश दिस। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गया? एक स्ट्रिंगिफाइड ऑब्जेक्ट आ गया जेसन के अंदर। सॉरी, सॉरी, आई ट्राई टू प्रिंट, यस। सो ये हमारे पास एक स्ट्रिंगिफाइड ऑब्जेक्ट आया है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा स्ट्रिंग है। जस्ट टू चेक दिस, इसका टाइप ऑफ अगर हम चेक करें, लेट मी रिफ्रेश दैट। सो ये हमारे पास क्या आ गया? स्ट्रिंग टाइप थिंग।
तो ये चीज का यूज केस कहाँ बनता है? अभी रिसेंटली माई सीक्वल में हमारे पास जेसन सपोर्ट आई है, तो उस पर्टिकुलर जेसन में हमें डालने के लिए इसको जेसन स्ट्रिंगिफाई करना पड़ता है। इवन इफ वी आर यूजिंग वर्किंग ऑन सम फ्रेमवर्क से एंगुलर रिएक्ट और कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोई फ्रेमवर्क है, अगर उसके अंदर हमें कोई वैल्यू को, कोई ऑब्जेक्ट को हमें डेटाबेस में पार्स करके भेजना हो, स्ट्रिंगिफाई फॉर्मेट में भेजना हो, कोई स्ट्रिंग वैर कैर के अंदर भेजना हो जो स्ट्रिंग टाइप है, उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के टाइप में स्टोर करवा सकते हैं एक तरह से। और इन फ्यूचर हमें क्या मिलेगा, उसके अंदर वो पर्टिकुलर जो कॉलम है हमने स्ट्रिंग टाइप का डिक्लेयर करा हुआ है, उसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट को डाल सकते हैं एज अ स्ट्रिंगिफाई ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारे पास जेसन पार्स एंड जेसन स्ट्रिंगिफाई।